हेलो स्टूडेंट्स, सिविलियन आईएएस में जैसा कि आप पूरे पटना में प्रचारित किया गया था कि आज सिविलियन आईएएस में 70th बीपीएससी के लिए डेमो क्लास का प्रारंभ होगा। तो आइए हम लोग जानें कि 70th बीपीएससी का तैयारी कैसे करें। और हमारे यहाँ आपको जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आज डेमो क्लास में फ्री डेमो क्लास होगा और 15 दिन तक क्लास होगा। ये 15 दिन तक क्लास पहले आपको यूट्यूब पे बारी बारी डाले जाएंगे सिस्टमेटिक, और फिर इसका एक ऐप भी होगा और इस ऐप पर भी आप जुड़ के अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन 15 दिनों तक आप जानिए कि सिविलियंस आईएएस में तैयारी कैसे कराई जाती है। बिना देर के हुए हम लोग आते हैं कि बीपीएससी क्रैक कैसे करें। बीपीएससी के प्रीलिम्स में सिलेबस क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि आप सिलेबस खरीदे होंगे, आपको पता है। तो आइए हम जानते हैं कि बीपीएससी में हम क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसके बारे में जानिए। सबसे पहले बीपीएससी में जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल, बिहार विशेष आपको पढ़ने होंगे। और बिहार विशेष का मतलब कि आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस तक सवाल पूछे जाएंगे, तो बिहार विशेष होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका होगा वो हिस्ट्री, इतिहास से सवाल अक्सर 25-30 पूछे जाते हैं। तो इतिहास विषय के भी गहन अध्ययन हमारे कोचिंग द्वारा कराई जाएगी और सबका जितने भी क्लासेज होंगे उनका बेस होगा एनसीईआरटी और टीचर के अपने थॉट भी होंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा भूगोल। भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं भारत प्लस विश्व। भारत प्लस विश्व हम लोग दोनों से इसे सवाल पूछे जाते हैं। और इस भूगोल विषय के ही अंतर्गत अगर देखा जाए तो 3 का 1 हम इसको कह सकते हैं कि इसमें होता है पर्यावरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी से सवाल अब जोड़े जा रहे हैं, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण विषय है यह है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। पांचवा जो सब्जेक्ट हमारा महत्वपूर्ण है वह है साइंस, विज्ञान। तो विज्ञान में देखिए 3 चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और प्लस में जितने भी न्यू डिस्कवर्ड साइंस में हो रहे हैं, जितने भी नए खोज जो हो रहे हैं, न्यू खोज जो हो रही है, तो इसके बारे में, न्यू डिस्कवर्ड के बारे में हमसे सवाल पूछे ही जाते हैं। फिर है जो छठा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स में 3 चीज हो जाएगा आपका। करेंट अफेयर्स में सबसे पहले तो आपके बिहार से रहेगा, बिहार में नया क्या है, भारत में और प्लस विश्व में। ये करेंट अफेयर्स तीनों क्षेत्र से रहेंगे, प्लस सब्जेक्ट से भी रहेंगे। जिससे मान लीजिए कि भूगोल में कई नई खोज हुई है, कुछ और काम हो रहा है, साइंस में कुछ है, तो करेंट अफेयर्स का मतलब हो गया कि ओवरऑल आपको जानने ही होंगे कि करेंट अफेयर्स में कुछ भी नया दे सकता है। ये आपसे पूछ सकता है कि अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वो किस दल के हैं, तो आपसे देश विदेश के बारे में पूरी जानकारी पूछी जा सकती है। तो ये करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद जो हम लोग आएंगे, इसमें और क्या पूछेगा, तो इसमें यहीं पर देखिए आप, इसमें अगला है जो 7वां सब्जेक्ट है वो है आर्थिक। भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लेकिन इसमें विश्व भी जुड़े होते हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के बारे में क्या कहा, तो वो आपको वर्ल्ड इकोनॉमी से आ जाएगा। तो इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे
और आपको इसका उत्तर देना होगा। 8वां जो है वो विविध है। विविध कहीं से भी कोई भी जीएस का सवाल उठा कर दे सकता है, जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और 9वां जो होता है वो होता है गणित प्लस तर्कशास्त्र, जिसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं, मैथ को भी कई जगह पर तर्कशास्त्र कहा जाता है। तो गणित और तर्कशास्त्र से भी 10 सवाल पूछे जाते रहे हैं, रीजनिंग से भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ तक आपने ये समझा कि लगभग 9 सब्जेक्ट्स, बिहार विशेष, इतिहास, भूगोल, भारत और विश्व, पर्यावरण परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस न्यू खोजे दे सकते हैं, करंट अफेयर्स में बिहार, भारत और विश्व, भारत की अर्थव्यवस्था सवाल, विविध प्रश्नावली, गणित और तर्कशास्त्र से हमारा बीपीएससी का 150 क्वेश्चन बनता है। नए पैटर्न में अब 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन यह जो बीपीएससी का अब ये न्यू सिलेबस है, यह अपने आप में यूपीएससी के टक्कर का हो चुका है। इसे आप यूपीएससी के क्वेश्चन से कमतर आंकने का बिल्कुल ही भूल ना करें, न तो आपको इसको हजाना उठाना पड़ेगा। जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो माइंड में इतना ही रखिए कि मुझे बिहार विशेष तो पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल हमको यूपीएससी का सिलेबस और पीटी का देखना है। यही आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, इतने पढ़ने पड़ेंगे। हमारे यहाँ मुझे लेकर और 4 फैकल्टी आपसे जुड़ेंगे और ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का क्लास स्पेशलिस्ट से कराया जाएगा। लेकिन मेरी जो, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो मैं कुछ क्लासेज यहाँ पर ज़्यादा लेता हूँ। शुरुआत मुझसे ही होगी, इसके बाद पॉलिटिकल, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स और साइंस हिस्ट्री क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो आप इस पर कंटिन्यू रहें, आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, और ऑफलाइन के क्लास जो आप सब बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, तो आपको बिल्कुल ही नए क्लास प्रतिदिन मिलेंगे और आप रेगुलरिटी को बनाए रखें। तो बिना देर किए हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। मैं जय सिंह, तो मेरा ज्योग्राफी, सोशल, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, विद्यार्थी कई हमारे सफल हो चुके हैं। तो मैं आपको ज्योग्राफी से शुरुआत करता हूँ। बीपीएससी में पहला टॉपिक जो आज शुरुआत होगी तो वह होगा भूगोल से। भूगोल से, भूगोल विषय में हम लोग जो पढ़ते हैं बीपीएससी के लिए, इसमें 2 टॉपिक्स होते हैं। एक होता है भारत और दूसरा होता है विश्व। भारत का जो भूगोल है, तो भारत के भूगोल के सिलेबस में भारत की स्थिति और विस्तार से लेकर के भारत कहाँ पर अवस्थित है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, भारत के ओवरऑल जितने भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उन सारों सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार विश्व के भूगोल में, विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के, खगोल से लेकर के, विश्व में कहाँ पर क्या है, इससे भी जानकारी हमारी होनी चाहिए बीपीएससी में। तो हम बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। आपको भूगोल विषय, जो भूगोल विषय है, इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा एक सिंपल समय आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग भूगोल विषय को बांट के पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है कि भूगोल विषय का परिभाषा यह होता है कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में पृथ्वी की उपस्थिति, यूनिवर्स में पृथ्वी की उपस्थिति और पृथ्वी का ब्रह्मांडीय पिंडों के साथ संबंध और स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित जैव और अजैव घटकों का आपसी क्रियान्वयन का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अगर मैं परिभाषा को समझाऊं तो आपको भूगोल विषय में ब्रह्मांड को पढ़ना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी पर पर्वत पठार मैदान कैसे बने, इन पर्वत पठार मैदान कहाँ पर कैसे हैं, मानव जीवन का इन सारे फिजिकल पर्वत पठार मैदान से क्या संबंध है, मानव की क्या आर्थिक क्रियाएं हैं, मानव के कहाँ अधिवास है, कौन सा वनस्पति कहाँ पर पाए जाते हैं, माने ओवरऑल जितने भी पृथ्वी का अध्ययन है। बहुत लोगों ने कह दिया कि
परिभाषा दे दिया भूगोल का सीधे कि जियो प्लस ग्राफी, माने जियो माने हो गया पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, इसी से परिभाषा बना है। और इस परिभाषा को या इस ज्योग्राफी के इस परिभाषा को बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से दिया है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि भूगोल विषय के जो फादर हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो इनका नाम है इरेटोस्थेनिज। इरेटोस्थेनिज। ये लोग किसी एक देश के बारे में भूगोल नहीं लिखे थे, ये लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में चर्चा किए थे। भूगोल को एक अलग विषय बनाए इरेटोस्थेनिज द्वारा। लेकिन इरेटोस्थेनिज की जो पुस्तक है जियोग्राफिया, तो जियोग्राफिया पुस्तक में जिस प्रकार भूगोल विषय का वर्णन किया गया है, तो इससे लगता है कि भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पहचान या मान्यता दी गई है। तो जियोग्राफिया पुस्तक इरेटोस्थेनिज की है, और इस जियोग्राफिया में भूगोल विषय को एक अलग विषय बनाने के रूप में मान्यता दी गई है। और इसमें इतने कंटेंट डाले गए हैं जिससे लगता है कि नहीं, कि भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए इरेटोस्थेनिज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन ठीक इनके पहले, इरेटोस्थेनिज के ठीक पहले एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था हेकेटियस। हेकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पेरिडायस। तो पेरिडायस पुस्तक में था क्या कि इसमें भूगोल के कुछ अवयव, भूगोल के कुछ अवयव, सभी नहीं, कुछ अवयव, जैसे पृथ्वी पर क्या है उन्होंने बताया, समुद्र के बारे में जानकारी दी, झील बताया, नदियों के बारे में जानकारी दी, पर्वत पठार ईटीसी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई थी। जानकारी उपलब्ध कराई थी किस पुस्तक में? पेरिडायस में, हेकेटियस द्वारा। तो कुछ लोग शुरुआत में भूलवश इन्हें ही फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते थे, लेकिन रियल में फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनिज हैं। इन्होंने भूगोल को एक व्यवस्थित विषय के रूप में किया। अब हम लोग आते हैं कि भूगोल विषय को हम लोग कैसे पढ़ें और किस रूप में पढ़ें। तो देखिए, भूगोल विषय को अगर हम लोग विषयवार बांटे तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हम लोग बांटते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरा होता है मानव भूगोल। अब यहां पर समझिए, भौतिक भूगोल में हम उन सभी चीजों पर अध्ययन करते हैं जो प्रकृति ने अजैव रूप में उपलब्ध कराया है, अजैव रूप में उपलब्ध कराया है, उपलब्ध करवाया है। लेकिन इसमें हम लोग जब जंगल पढ़ते हैं या वन पढ़ते हैं तो वन में जीव होती है। भौतिक भूगोल में हम लोग जो डिवीजन करते हैं तो वनीय प्रदेशों के बारे में जानते हैं, तो इसमें जीवीय चीज होता है। और दूसरा मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति से लेकर इसके सभी कार्य एवं क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। सब कुछ, जैसे मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, अध्ययन किया जाता है। मनुष्य उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, मनुष्य धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ, मनुष्य की प्रजातियां क्या हैं, जातियां क्या हैं, हैबिटेट्स क्या है, इसकी आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, सब कुछ, इसकी जीवन शैली क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, सभी यह हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत
पढ़ते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत विषय हो जाएंगे, जैसे राजनीतिक भूगोल हो जाएगा, आर्थिक भूगोल हो जाएगा, कृषि भूगोल हो जाएगा। इस सबसे सवाल आते रहते हैं। तो इधर जैसे ही ये भौतिक भूगोल था, पहले ही बता दिया कि प्रकृति ने जो भी अजैव रूप में दिया है, वो ब्रह्मांड है, खगोलीय पिंड है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, समुद्र है। वो अलग बात है कि समुद्र में जीव पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र कैसे बना, झील कैसे बना, नदियों का उद्गम कैसे हुआ, इन सब की जानकारी हम लोग कहाँ लेते हैं? भौतिक भूगोल में। भारत का कोई मैदान कैसे बना, कोई पहाड़ कैसे बना, ये सब किस में आएगा? भौतिक भूगोल में आएगा। तो कुल मिला जुला करके भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को हम लोग मुख्य शाखाओं में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। अब इसी के अंतर्गत भूगोल विषय को हम लोग पढ़ने का दो तरीका अपनाते हैं। जो सवाल आता है, एक होता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और दूसरा होता है विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। अब क्वेश्चन पूछने का जो न्यू ट्रेंड है, तो इसमें ज़्यादा बीपीएससी में, यूपीएससी में सवाल पूछे जा रहे हैं भारत के भूगोल से, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। और विश्व के भूगोल से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जो अपडेट करके नए सवाल आ रहे हैं, जैसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आ रहा है, आपदाओं से आ रहा है। तो विश्व का भूगोल का भी एक दिशा अब निर्धारित हो चुका है कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन भारत के भूगोल से ओवरऑल सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस पर हम लोग विशेष जानकारी आज प्राप्त करेंगे। भारत के भूगोल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अब आप हेडिंग दे सकते हैं, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। इससे सवाल लगभग 10 से लेके 15 तक रहेंगे भारत के भूगोल से, और विश्व का भूगोल से भी लगभग 10 प्रश्न रहते ही हैं। तो 25 प्रश्न तो भूगोल विषय से आएंगे। इस भूगोल विषय पर डेली आपको क्रमानुसार एक वीडियो मिलेगा, फिर बिहार स्पेशल के सर पढ़ाएंगे आपको, और फिर पॉलिटिकल का अध्ययन कराया जाएगा। तो एक क्रमवार अध्ययन आपका सिलसिला जारी रहेगा। और हमारी जो क्लास होगी ज्योग्राफी की, या जो आगने वाली क्लास होगी, यो एनसीईआरटी बेस होगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर पेज लाके पढ़ाएंगे, प्लस अपना कंसेप्ट और मैपिंग। तो आपको ऐसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल मैप के मास्टर हो सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भारत के भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल में जो पहला चैप्टर पढ़ा जाता है, वो हम लोग पढ़ते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ और क्यों हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण है भारत की स्थिति, भारत दुनिया में कहाँ पर अवस्थित है, हम लोग कैसे जानेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं भारत का प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। तो ये अभी और इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी इतना ही जानिए कि भारत का नामकरण, भारत की स्थिति और भारत का प्राकृतिक विभाजन जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, भारत का जो नाम है, जो ये भारत नाम पड़ा है, वो राजा भरत, राजा भरत, वो भरत रामायण वाले नहीं, वो भरत कबीला के वंश के थे। तो राजा भरत के नाम पे इस देश का नाम पड़ा भारत। तो पहला नाम जो भारत जो है हम लोग जानते हैं, ये राजा भरत एक कबीला थी शुरुआत में, और इन्होंने ही इनके नाम पे देश का नाम पड़ा भारत। दूसरा नाम इसका अभी जो वर्तमान में चलन में है, वो नाम है इंडिया। और ये इंडिया जो नाम है, वो लगभग सिंधु नदी से इंडस हो गया। तो सिंधु नदी के कारण इसका नाम धीरे धीरे इंडस हुआ, और इंडस नदी से नाम क्या हो गया? इंडिया। इस नाम को देने के पीछे कई विदेशी ताकतों का हाथ है। इसमें एक कोई नहीं, जितने भी विदेशी आए, जैसे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, या इसके पहले और जो भी अरबियन आए, ये सब लोग मिलकर के इसका नाम दिए थे इंडस, या कहीं सिंधस, या कहीं सिंधु नदी पे। तो इंडिया नाम विदेशियों का दिया हुआ है। ऐसे इंडिया नाम को लेकर भी हाल ही बहुत चर्चा है। विपक्ष द्वारा एक इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया है, और इसे हर एक समाचार चैनलों पर इंडी करके दिखाया जाता है। और इंडिया का अगर
गूगल पे आप सर्च करेंगे मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पिछड़ा। ऐसे लोग जिसमें अज्ञानता हो और जहां खूंखार लोग रहते हो, इसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मीनिंग दिया गया था, हालांकि अब उसको हटा दिया गया है। तो हमारा इंडिया आज विश्व में आगे बढ़ रहा है, चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का विषय है। तो हम लोग अब नहीं जाने कि भारत, इंडिया। तीसरा नाम फेमस है हिंदुस्तान। इसका हिंदुस्तान नाम क्यों किया गया, तो वह भी सिंधु नदी से, बहुत से भाषाओं में 100 को लोग ह कहते हैं, तो सिंधु नदी से हो गया हिंदू। और हिंदू के क्षेत्र में रहने वाले, सिंधु के क्षेत्र में रहने वालों का आपको कहा गया सिंधु में रहने वालों का स्थान, माने हिंदू स्थान, या दूसरा शब्द हिंदू धर्म के जाति के रहने वाले लोग को भी क्या कह दिया गया, हिंदू स्थान। तो ये पहले तो आया सिंधु से, सिंधु से, इसमें स का उच्चारण लोग ह करते थे, तो यह हो गया हिंदू। और सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, तो उन्हें कह दिया सिंधु स्थान, माने हिंदू स्थान में रहने वाले लोग। तो वहीं आगे चल के जो एक धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म को विदेशियों द्वारा कहा गया हिंदू, क्योंकि सनातनी यहाँ रहने वाले थे। तो अब सनातनी को हिंदू कहा गया, तो सनातन के स्थान वालों का कह दिया गया हिंदुस्तान, हिंदू स्थान। यही हिंदुस्तान हमारा बन गया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बन गया। तो तीसरा नाम है हिंदुस्तान। चौथा नाम देखेंगे भारत का, तो उसका नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त। बहुत से लोगों का मानना था कि यहाँ पर आर्य बाहर से आए थे, और जब बाहर से आर्य आके यहाँ पर बसे, तो इसको कहा गया आर्यावर्त। इसका एक और फेमस नाम है जम्बू द्वीप। आप अक्सर जब सत्यनारायण भगवान का कहानी सुनते होंगे या कुछ आप शास्त्रों में, तो जम्बू स्थाने कहा जाता है। तो जम्बू का मतलब होता है जामुन। तो इस भारत के एक हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, या कहा जाए कि एक विशाल क्षेत्र में जामुन के बड़ी वृक्ष पाए जाते थे। तो उस जामुन के नाम से जम्बू द्वीपे, माने उस द्वीप पर जामुन का बहुत ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसलिए से जम्बू द्वीप कहा गया। तो जामुन वृक्ष जो होता है, जो जामुन वृक्ष होता है, तो भारत में इसकी बहुलता रही थी, तो उस नाम पर इसका नाम पड़ गया जम्बू द्वीप। एक और नाम है, इसको लोग बोलते हैं भारत खंडे, क्योंकि आप देखेंगे भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में है, लेकिन भारत की जो वास्तविक सीमा बनाता है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में मान लीजिए कि हमारा पाकिस्तान है, चाहे अरबियन कंट्री है। तो इस प्रकार जो कुछ क्षेत्र में हमारा अरब सागर का भी हिस्सा है, तो इसमें भारत खंडे कहने का मतलब था कि भारत का जो मुख्य स्थलीय भूमि है, उसकी नाम हम लोग भारत को एक खंड के रूप में कहते हैं। तो इस तरह से कुछ अपने नाम हो गए, तो इस नामों के अनुसार भारत का नामकरण हुआ, और आज भारत को वर्तमान जो रूलिंग पार्टी या सरकार है, वह भारत के नाम से ही, आप G20 देख लीजिए या कहीं पर विदेशों में समिट हो रहा है, तो भारत सरकार अब अपने नेम प्लेट के आगे, पहले इंडिया लिखा होता था, नेम प्लेट के आगे इंडिया, जैसे कुर्सी होता था तो INDIA इंडिया, और अब इसको प्रमोट करके लिखा जा रहा है नेम प्लेट के आगे भारत। माने अगर भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी लगाई जा रही है, विदेश मंत्री कुर्सी लगाई जा रही है, तो पहले वहाँ इंडिया लिखा होता था, लेकिन अब भारत सरकार कहती है उन देशों से कि हमारे कहीं प्रतिनिधि जा रहे हैं, तो आप वहाँ इंडिया के बदले भारत लिखिए। हाँ, भूलवश कहीं कहीं भी इंडिया लिखा जा रहा है, लेकिन वो भारत को ही प्रमोट कर रहे हैं। ये होना भी चाहिए, भारत नाम हमारा अपना है, इसी के नाम पे भारत पड़ा है। इंडिया चूंकि विदेशियों का देन है, तो इसलिए सरकार परहेज कर रही है, लेकिन नाम में कुछ रखा नहीं है। आप जानिए कि भारत के हमारे कई नाम हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति मैं इसे आपको एक अपने हैंडमेड ग्लोब के माध्यम से समझाऊंगा, जो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। कि आपसे कोई पूछ ले कि भारत ये जो जगह है कहाँ है,
कोई व्यक्ति किताब मैप नहीं देखा हो और उसे कह दिया जाए कि विश्व के मैप पे भारत को खोजिए, तो आप कहाँ खोजेंगे? तो इसके जानने के लिए पहले किसी भी देश की या जगह की हमको दो चीज जानना जरूरी होता है। एक जानना होता है अक्षांश, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा या इसकी स्थिति क्या है, और दूसरा है देशांतर, देशांतर रेखा। किन अक्षांश रेखाओं और किन देशांतर रेखाओं के बीच भारत अवस्थित है, तो इसकी स्थिति अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल ही आपको ज्ञान हो जाएगा। अब भारत का जो अक्षांश है, तो भारत का जो अक्षांश रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका है। और देशांतर रेखा जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा अक्षांश और देशांतर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच ही भारत होगा और 68 7 97 25 के बीच ही भारत होगा। अब इसे कैसे समझेंगे आप? तो इसको समझने के लिए आपको एक ग्लोब देखना होगा, मैप देखना होगा। अब इस ग्लोब पर बीचों बीच जो हमारा क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। और ये जो हमारा होता है, ये होता है 0 डिग्री देशांतर। देशांतर खींचे जाते हैं ऐसे, ये जो मैं खींच रहा हूं आपके सामने, ये देशांतर रेखा है। और इनकी कुल संख्या जो होती है 360 होती है। देशांतरों की संख्या कितना होगी? 360 होगी। और इनको पूरब और पश्चिम, इसमें जो मूल देशांतर रेखा है, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच जो लंदन से गुजरता है, यह 0 डिग्री है। इसके हर एक डिग्री पर इधर 180 और इधर 180 खींची जाती है, टोटल हो जाएंगे 360। उसी प्रकार अक्षांश है, तो अक्षांश रेखाओं को हम लोग समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन भी कहते हैं। तो इनकी जो खिंचाव होती है वो हर एक डिग्री पर उत्तर और दक्षिण खींची जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री अक्षांश, उत्तर और दक्षिण खींची जाती है। अब आप देखेंगे, इसको हम लोग कुछ दूरी पर मार्क कर दें, जैसे ये हो जाएगा आपको 40 डिग्री, यहाँ हम लोग मान लीजिए 70 डिग्री और यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री। यहाँ 40 मान लें, यहाँ 70 मान लें, यहाँ 90 माना हुआ है। तो अब भारत का जो अक्षांश रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। अब ये जो आप 0 डिग्री अक्षांश देख रहे हैं, तो इसके उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत हमारा कहां है? नॉर्थ लैटिट्यूड में, उत्तरी गोलार्ध में है, या इंग्लिश में बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। आज इसको नीचे वाला भाग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, इसको सदर्न हेमिस्फीयर हम लोग बोलते हैं। अब आपसे कोई सीधा पूछेगा कि भारत किस अक्षांश में है या किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है जी? उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का जो देशांतर है 68 डिग्री 7 से 9 डिग्री क्या है? ईस्ट देशांतर है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, माने पूर्वी देशांतर। तो ये 0 डिग्री है। ये क्या है? 0 डिग्री है। तो अब कंडीशन ये हो गया कि ये आपका हो गया, तो भारत की स्थिति किस में होगी? इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर और इस 0 डिग्री देशांतर से दाहिने साइड में पूरब साइड में होगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा
कि हमको निकालना है भारत का अक्षांश, तो पहले हम लोग शुरू क्या करेंगे, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम लोग 1 2 3 काउंट करेंगे। तो 1 2 3 काउंट करेंगे तो मान लीजिए कि हमारा ये लाइन हो गया कितना, 8 डिग्री। कितना हो गया? तो अब पूरे ग्लोब पर एक हम लोग लाइन खींच देंगे कि ये 8 डिग्री सभी जगह पूरे ग्लोब पर होगा। 8 4 इसको हम मान लेते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। और कह रहा है कि 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ से गिनते गिनते हम लोग कहाँ जाएंगे, ऊपर। देखिए यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, तो हमारा इसी के अंदर होगा। तो ये लाइन हम लोग मान लें कि हमारा भारत जो है इस लाइन और इस लाइन के क्या है, बीच में ही है। ये दोनों जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं नया वाला, तो इस ब्लैक लाइन के बीच में ही ग्लोब पर पृथ्वी कहीं ना कहीं है। लेकिन दूसरा जानना पड़ेगा इसका देशांतर क्या है। तो देशांतर है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है और हम लोग काउंट करें 1 2 3 करते 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 अगर मान लीजिए 68 है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर ही अब होगा यहाँ, और 97 25 तो हम लोग और गिने तो मान लीजिए कि ये लाइन हो गया 97 25, यहाँ हो गया, यहाँ 180 हो गया। तो अब ये तय हो गया कि भारत जो है वो इसी जगह में है, वो इसी के बीच में भारत है। तो हमने खोज लिया कि भारत पूरे विश्व में कहाँ है। तो हमको अक्षांश और देशांतर मालूम होगा, तो हम लोग खोज लें कि भारत कहाँ है। तो ये तय हो गया कि इन दोनों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच हमारा क्या है, भारत है। और इधर खोज ले कितना, 68 डिग्री 7 से ये 97 डिग्री 25 मिनट। और इसी में भारत हमारा लगभग ऐसे इसका मैप बना हुआ है। तो आप भारत की स्थिति को ऐसे जानें। मुझे उम्मीद है कि आपको भारत स्थिति पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि भारत के बारे में आपने जान लिया कि भारत का अक्षांश कितना है और भारत का देशांतर कितना है। इससे पूरे ग्लोब पर हमारी भारत की स्थिति के पता चल गया कि हमारा भारत इसी चौकोर इलाके में अवस्थित है। तो ये हो गया हमारा भारत की स्थिति। और भारत का थोड़ा विस्तार हम लोग जाने तो इसके लिए हम लोग एक मैप पर जानेंगे। तो मैप पे जानने के लिए हमको आना होगा नेक्स्ट स्क्रीन पर। देखिए अब जो भारत है, जो मैंने आपका इसको देखिए यहां पर इस मैप पर पुनः आपको दिखा देता हूं दोबारा कि इसकी अवस्थिति कैसी है। तो बिल्कुल इस अवस्थिति को आप देखें। देखिए वही चीज जो मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था, तो उसको आप स्पष्ट होकर देखिए यहाँ पे कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट। इस जगह का नाम है, बहुत जगह अलग अलग नाम दिया है, लिखा यहाँ पर गुहार मोती, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है गौर माता। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि भारत का 68 डिग्री 7 मिनट किस जगह से गुजरता है, तो उसका नाम क्या है, गौर माता या गुहार माता। ये हो गया भारत सबसे पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी भाग, सबसे पश्चिमी भाग, सबसे पश्चिमी भाग हो जाएगा। सबसे पूर्वी जो भाग आप देख रहे हैं, तो इस भाग यह कहां पर है, ये गुजरात में है। गौर माता कहां है, गुजरात में है। गुजरात में सबसे पश्चिमी भाग, इसके जगह पर देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे पूर्वी देशांतर पर जो जगह है उसका नाम है किबिथु। ये जगह है, इसका नाम क्या है, किबिथु। यह कहां है, तो यह जगह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और इसका देशांतर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो मतलब कि भारत का ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। माने इसको हम लोग पूरब पश्चिम लंबाई कहें, चौड़ाई कहें, तो ये पूरब और पश्चिम, सबसे पश्चिम में गौर माता, सबसे पूरब में किबिथु हो गया। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और गौर माता कहाँ है, गुजरात में है। अब इसका देश हम लोग अक्षांश देखें
मुख्य भूमि के देखिए अक्षांश यहाँ से गुजरता है कन्याकुमारी से, और इसका जो अक्षांश है कन्याकुमारी में वो 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु आप देखेंगे तो यहाँ इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जो मुख्य लैंड है, तो मुख्य लैंड का कितना भाग है? कन्याकुमारी, और यहाँ तमिलनाडु में है। तो कन्याकुमारी कितना डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। और सबसे ऊपरी भाग देखेंगे जो अब लद्दाख हो गया है। क्या हो गया है? लद्दाख। तो सबसे उत्तरी भाग जो है वो लद्दाख में है, और इसका कितना डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप भारत के इस चौहद्दी को समझ जाए तो सबसे पूछा जाए सवाल आपसे कि भारत के सर्वाधिक उत्तर में क्या है, तो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल, या इसका अक्षांश क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। और किस जगह पर है? लद्दाख में। सबसे दक्षिण में कौन है मुख्य भूमि का? कन्याकुमारी। अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पूर्वी जगह कौन है? किबिथु। अक्षांश 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत का सबसे जो पश्चिमी भाग है गौर माता या गुहार माता कहाँ है? गुजरात में। अक्षांश है 68 डिग्री 7 मिनट। तो बिल्कुल ही आपको याद हो जाना चाहिए, और मैप से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है, तो इस एरिया को आप एक लाइन में जान लीजिए कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या है? 7वें स्थान पर है। विश्व में 7वें स्थान पर है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भारत की पूरब से लेके पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? आपने यहां देखा है कि गौर माता से लेकर और किबिथु तक 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। कितना है? 2933 किलोमीटर। और जो उत्तर दक्षिण इसका लंबाई है, आप इस लाइन को देख रहे हैं, लंबाई है यह है 3214 3214 किलोमीटर। तो अब आप जान गए कि भारत की चौड़ाई कितनी है पूरब पश्चिम, तो 2933 किलोमीटर, और लंबाई है उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर। यह मुख्य भूमि का है। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि भारत का कुल समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो भारत के कुल समुद्र तट की लंबाई है 7516, कहीं कहीं 7517 लिखा होता है। 7517 किलोमीटर भारत के समुद्र तट की लंबाई है द्वीपों सहित। और मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो कितनी है? 6200 किलोमीटर। कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीनी सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। समझिए, समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की जो समुद्र तटीय रेखा कितना है? 6200 किलोमीटर, और जमीनी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ये तीनों चीजें आप बिल्कुल ही याद रखें। अब मुख्य भूमि की तट रेखा मतलब ये है, गुजरात से लेकर के अगर यहां पर हम बंगाल तक जाएंगे तो क्या हो जाएगी? समुद्र तट की लंबाई है, और सॉरी मुख्य भूमि की तट रेखा है। ये मुख्य भूमि की तट रेखाएं हैं। गुजरात से लेके हम लोग जब यहां चल गए बंगाल तक तो मुख्य तट रेखा है।
और जितने भी द्वीपों सहित इसका आइलैंड है उसकी तट कितनी हो जाएगी 7517 किलोमीटर। अब भारत के एरिया में कहां पर क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी आपने जाना कि भूगोल क्या है, परिभाषा क्या है, भूगोल को मैंने डिवाइड किया, भारत विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है, भारत का नामकरण क्या है, ये सब जानकारी आपने प्राप्त किया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस सारी जानकारी के बाद आपको हम बताएंगे कि भारत का प्राकृतिक विभाजन क्या है। तो भारत की प्राकृतिक विभाजन जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में जानें। भारत का प्राकृतिक विभाजन कैसे करेंगे हम लोग। फिर मैं आपको इसको मैप पे बताऊंगा। भारत का फिजिकल डिवीजन या प्राकृतिक विभाजन कैसे होगा। तो किसी भी देश में वहां पाए जाने वाले प्राकृतिक जो क्षेत्र हैं उसी आधार पर भारत का हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक विभाजन करते हैं। इसको मैं पहले दो तरह से आपको समझाऊंगा। पहले एक ओवरऑल भारत में क्या क्या है इस पर बता दूंगा। सबसे पहले है भारत का पर्वतीय प्रदेश। भारत का पर्वतीय प्रदेश, माउंटेन एरिया भारत का। अब दूसरा जो क्षेत्र सबसे बड़ा विशाल है वह है भारत का विशाल माने एक बहुत बड़ा मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती क्यों कहा गया मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा। मध्यवर्ती मैदान। तीसरा बड़ा क्षेत्र है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पेनिनसुलर बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारत का तटीय मैदान। बहुत लोग इसे मैदान में ही सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन इस समान मैदान से अलग तरह की मैदान होती है, इसलिए तटीय मैदान कहता है। और जो पांचवा क्षेत्र है इसे कहते हैं भारत का द्वीपीय प्रदेश। भारत का द्वीपीय प्रदेश। और एक जगह और है जिसे हम लोग जोड़ते हैं, विशाल मैदान का ही हिस्सा है। तो इसी में कहीं कहीं आपको छठा पॉइंट दिया रहता है, लेकिन वो है नहीं। इसमें होता है भारत का थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। लेकिन वास्तव में जो थार मरुस्थल है एक प्लेन इलाका है जो मैदान का ही क्या है, अंग है। भारत के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में देखेंगे हम लोग, तो उत्तरी गुजरात और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह हमारा थार मरुस्थल का हिस्सा है। तो इसलिए इसे मैदानी भाग का ही अंग माना जाता है। लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसे छठे रूप में भारत के थार मरुस्थल के रूप में डिवाइड किया जाता है। तो ये भारत का क्या हुआ, प्राकृतिक विभाजन। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो चार ही बहुत जगह लिखा हुआ है, क्योंकि भारत का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान में हमारा क्या चला जाएगा, मरुस्थल, भारत के प्रायद्वीपीय पठार और भारत के तटीय मैदान। और इसी तट में लोग सम्मिलित करते हैं द्वीपीय प्रदेश, जो होना नहीं चाहिए। जैसे जो हमारा लक्षद्वीप है तो तट से बिल्कुल सटा नहीं है, बहुत से ऐसे आइलैंड हैं जो तट से सटे हुए हैं, लेकिन हमारा द्वीपीय प्रदेश का एक अलग मैपिंग और इसके अलग अध्ययन होने ही चाहिए। तो इसलिए 5 डिवीजन तो भारत के महत्वपूर्ण हैं, जो आप मेंस में भी आपको लिखना पड़ सकता है। अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे कि भारत का पर्वतीय प्रदेश कहाँ है, क्या है, विशाल मैदान, भारत का द्वीपीय पठार,
भारत का तटीय मैदान और भारत का द्वीपीय प्रदेश। मैं आप लोगों को इसे आज को मैप पर बता देता हूं, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग कल बढ़िया से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसे मैप पर हम लोग जब समझेंगे। देखिए भारत के भौतिक विभाजन, जैसे ये जो मैप है इसमें देखिए 4 ही प्रदेश दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से इसको और जानकारी इसके बारे में दूंगा। देखिए भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है, तो इस भाग में आप देखिए यहां पर इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में जो इस तरह का इंडेक्स दिखाया गया है एक पैरेलल लाइन द्वारा, तो इस लाइन द्वारा दिखाया गया है भारत का ये सभी पर्वतीय प्रदेश। तो भारत के उत्तरी भाग में ये विशाल पर्वतीय प्रदेश अवस्थित है, जिसमें पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को भी दिखाया गया है। ये जो भारत के जो 7 सिस्टर राज्य हैं, इसमें असम को छोड़ दिया जाए और इस कुछ भाग को, तो ये जो वाला भाग जो है मेघालय है, इससे जुड़े नागालैंड है, ये सब भाग पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये भारत का पूरा पर्वतीय प्रदेश आप इस मैप पर देख करके समझ सकते हैं। अब ये किस राज्य में कैसे है, कौन कौन क्षेत्र, इसे हम लोग अलग से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, माने भारत का विशाल मैदान। तो आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं कि इसमें डॉटेड दिया गया है। तो ये जितने भी ये डॉट्स वाले क्षेत्र हैं, देखिए इसमें पूरा थार मुस्लिम दिखाया गया है, ये हमारा भारत का क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम में है और थोड़ा बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो हमारा मैदानी क्षेत्र है भारत का, तो ये हमारा क्या है, पहला हमारा था पर्वत, ये और पहाड़ी, और ये हमारा क्या है, मैदानी भाग है। तीसरा इंडेक्स आप देख रहे हैं कि दक्षिण का पठार, या मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार कहा, तो ये भी एक विशाल क्षेत्र में है। इंडिया प्रायद्वीप इसलिए कि इस एरिया के 3 ओर क्या है, समुद्र हैं। इस भाग में समुद्र, इस भाग में समुद्र और नीचे भी समुद्र। तो जो कोई क्षेत्र 3 ओर से समुद्री या जलीय भाग से घिरा, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। तो इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है। तो यह एक विशाल क्षेत्र में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार को दिखाया गया है। चौथा जो है खड़ी पैरेलल लाइन से दिखाया गया है तटीय प्रदेश या तटीय राज्य भी होते हैं इसमें। तो तटीय राज्य, तटीय प्रदेश में देखेंगे कि ये गुजरात को पूरे तटीय में दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ किनारे वाले जो भाग हैं वहीं तटीय प्रदेश हैं। तो तटीय राज्यों की अगर आप लोग क्रम गिनेंगे, संख्या गिनेंगे, तो मैं आपको गिनवा देता हूं कि एक इधर से इंधर पहले क्या होता है, गुजरात, फिर इसके नीचे, गुजरात के नीचे जो होता है वो है दूसरा क्या है, महाराष्ट्र, फिर इसके नीचे छोटा सा जगह क्या है, गोवा है तीसरा नंबर पर, फिर चौथा हमारा कर्नाटक है, और नीचे यहां पर क्या हो जाएगा, केरल 5, फिर यहां पे जो छठा नंबर हो जाएगा तमिलनाडु, यहां पर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा उड़ीसा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये 9 जो ऐसे राज्य हमारा हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां वेस्ट बंगाल। ये 9 हमारे क्या हैं, तटीय प्रदेश हैं या राज्य हैं। तटीय प्रदेश का सीधा सा मतलब होता है कि जो समुद्र के तट के नीचे अवस्थित है उसे तटीय प्रदेश कहा जाता है। तो आप देख लिए, लेकिन इसके बाद भी देखिए, ये जो हमारा प्रदेश देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार का है। यहाँ पर बहुत से सुंदरवन के डेल्टा और द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर भी गुजरात के इस क्षेत्र में कई हमारे द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। तो एक हमारा 5वां जो द्वीपीय समूह है वो भी हमारा भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो 5 हमारे भारत के महत्वपूर्ण अंग आप याद रखिए। उत्तर में विशाल पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र माना जाता है, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय प्रदेश और 5वां द्वीपीय प्रदेश।
अब देखिए, इसको आपको याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। ये फॉर्मूला कैसे होगा? अब इसके लिए आप एक नेक्स्ट मैप देखिए। नेक्स्ट मैप मैंने खाली रखा है, तो नेक्स्ट मैप, ये सादा मैप आपको मार्केट में मिलता है। तो इस मार्केट में जब ये आपके करने के लिए है, आप जब तक इसे घर पे नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। तो इस मार्केट वाले मैप पर जो मिलता है 1 रुपए का, तो इसमें आप भारत देख लिए। अब इसमें सभी राज्यों का नाम लिखिए, ये कौन सा राज्य कौन है और एक दूसरे से सीमा कैसे लगती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये ऊपर का जो हमारा लद्दाख है, ये सबसे बड़ा एक क्षेत्र बन चुका है। यहां पर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, और इसके नीचे क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पंजाब, जो पाकिस्तान के सीमा से लगता है, और ये क्या हो जाएगा? हरियाणा। ये विशाल क्षेत्र हमारा राजस्थान हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? गुजरात। ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ये छोटा सा देख रहे हैं गोवा हो जाएगा। ये कर्नाटक हो जाएगा, और ये क्या है? केरल, तमिलनाडु। ये हो गया आंध्र प्रदेश, इसी का हिस्सा तेलंगाना ये है, ठीक ना। इसके ऊपर आएंगे तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो मैंने मोटे मोटे आपको किनारे वाले बता दिए। ये आपका यूपी हो जाएगा, ये आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक ना। और ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम हो जाएगा। तो ये सारे चीज, ये मध्य प्रदेश बीच एमपी हो जाएगा, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस तरह सारे स्टेट्स को आप कवर करेंगे तो आपको लगे कि नहीं, मैंने भूगोल में ये जान लिया कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ है। और इसी अनुसार आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि उत्तर के पर्वतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको पता चल जाए कि ये सारे राज्य क्या हैं? पर्वतीय राज्य हैं। तो इस तरह से इन राज्यों को देखने से आपको पता चलेगा कि कौन से पर्वतीय राज्य हैं, कौन से मैदानी हैं, कौन से तटीय हैं और कौन से पठारी हैं। आप मैपिंग करेंगे अपने से तो आपको बिल्कुल वही क्लियरिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट कल क्लास होगी आपकी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि भारत का विशाल उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसके बारे में, उसका डिवीजन कैसे करेंगे, भारत में कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, तो इसकी जानकारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप नेक्स्ट क्लास का वेट करें। जो नए लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।